बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही वही प्रॉब्लम है 9.2 जो हमने पहले स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व किया था। फर्दर इसी को लेके आगे चलेंगे। यही मैंने डेटा यहाँ पे अपने एक्सेल फाइल में यहाँ पे रखा हुआ है। सिग्मा एक्स -80 मेगा पास्कल, सिग्मा वाई 50 मेगा पास्कल, टा एक्स वाई -25 मेगा पास्कल। और मैंने यहाँ पे थीटा रखा है, यहाँ सिग्मा एक्स प्राइम रखा है, यहाँ पे टा एक्स प्राइम वाई प्राइम रखा है। और यहाँ मसलन जीरो मैं थीटा की डिफरेंट वैल्यूज लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सिग्मा एक्स प्राइम और टा एक्स प्राइम कैलकुलेट कर रहा हूँ। मसलन मैंने सिग्मा एक्स प्राइम टा के लिए ये फार्मूला लगाया हुआ है, ठीक है। आप खुद से फार्मूला लिख सकते हैं ये। इसी तरह मैंने टा एक्स प्राइम वाई प्राइम के लिए ये फार्मूला लगाया हुआ है। मैंने थीटा को बस ये डिग्रीज में रखा है, और फार्मूले के अंदर मैंने इसको पहले रेडियंस में कन्वर्ट किया है, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो। और फिर मैंने उसको, यानी ये B5 में मेरा थीटा है इन डिग्रीज, और यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई हो के वही वैल्यू डबल हो गई है। और यहाँ पहले रेडियंस का मैंने फंक्शन लगाया, यानी पहले वो रेडियंस में कन्वर्ट होगा, ये अगर आप देख सकें। रेडियंस में पहले वो कन्वर्ट होगा और फिर वो कॉज उसका लेगा, यानी मैंने इस तरह से इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट किया। अगर आप मैनुअली पहले कन्वर्ट कर लें, यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर दें, यहाँ पे थीटा आपकी डिग्रीज में होगा और यहाँ पे आपके रेडियंस में होगा, और फिर यहाँ वाला जो रेडियन वाला एंगल है वो आप कॉस और साइन या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ यूज़ करें। एनीवेज, ये आप सिंपल एक फार्मूला है, आप लगा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सेल आता है आप यूज़ कर इसको कर सकेंगे। अब मैंने फर्दर सिंपली इसको ड्रैग डाउन कर दिया। फार्मूला लगाने के बाद मैंने ड्रैग डाउन किया। ज़ाहिर है अगर आपको एक्सेल का पता होगा तो मैंने जब ड्रैग करना है तो मैं सिर्फ ये थीटा वाली जो वैल्यूज़ हैं वो ड्रैग करना चाह रहा हूँ। यानी मैं ये जैसे ये B5, जैसे ये B5 में मेरा थीटा है ना, इस वाले में अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दूँ, B5 के अंदर मेरा थीटा है, तो मैं सिर्फ B5 को मैंने एज इट इज़ छोड़ा हुआ है। बाकी सब के साथ मैंने डॉलर साइन लगाए क्योंकि मैं उनको ड्रैग नहीं करना चाह रहा था, ताकि मैं ड्रैग करूं तो ये वैल्यूज़ कांस्टेंट रहें। ठीक है जी, ये तो खैर आपको पता होगा एक्सेल अगर आप यूज़ करते रहें। अच्छा, ये तो सारी मैंने थीटा मैंने ज़ीरो से लेके ऑल द वे डाउन टू 360 डिग्री मैंने यहाँ तक वैल्यूज़ लिखी हैं, और साथ में ये वैल्यूज़ कैलकुलेट हुई हैं। नेक्स्ट कॉलम के अंदर मैंने जस्ट ये किया है कि इस वैल्यू और इस वैल्यू को इकट्ठा लिखा है और बीच में एक कॉमा डाला है, और मैंने एक फंक्शन यूज़ किया है कॉन्कैटिनेट का फंक्शन। कॉन्कैटिनेट फंक्शन सिंपली दो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए होता है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मसलन यहाँ मैंने लिखा है मोहम्मद फर्स्ट नेम, और यहाँ मैंने लिखा है साकिब। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये फर्स्ट नेम है, ठीक है, ये लास्ट नेम है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इनको इकट्ठा लिख दूँ। फर्स्ट नेम यानी फुल नेम यहाँ पे मैं लिख दूँ। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्केटिनेट, ये फार्मूला मैंने डाला, ये आपको डिस्क्रिप्शन भी नज़र आ रही है। जॉइंट सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग, कॉन्केटिनेट टेक्स्ट वन, ये टेक्स्ट वन है मेरा। और अगर मैं सिर्फ ऐसे कर दूं टेक्स्ट वन मोहम्मद और टेक्स्ट टू ये साकिब, तो ये मुझे मोहम्मद और साकिब इकट्ठा लिख देगा ऐसे बस। लेकिन मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि इनके बीच में स्पेस आए, तो मैं B3 के बाद जब मैंने कॉमा डाल दिया टेक्स्ट वन, अब मैं टेक्स्ट टू जो है चाहता हूँ कि इनके बीच में स्पेस हो। तो जब मैं इसके लिए मैं जब मैं कोई सेल नहीं डाल रहा, बल्कि कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, यानी अब मैं पहले बाहर इन्वर्टेड कॉमर्स डालूंगा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, और ये अब मेरा टेक्स्ट टू ये होगा, ठीक। और टेक्स्ट थ्री मेरा C3। अब आप देख रहे हैं मोहम्मद साकिब, बीच में स्पेस। अगर मैं चाहूँ कि मोहम्मद साकिब इसके बीच में स्पेस के बजाय एक कॉमा आ जाए, तो मैं यहाँ पे स्पेस के बजाय कॉमा लिख दिया, और अब आप देख रहे हैं मोहम्मद कॉमा साकिब, ऐसे उसने लिख दिया। यही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि मैंने कॉन्केटिनेट फंक्शन डाला, C5, ये C5 है जहाँ -80 लिखा हुआ है,
फिर मैंने ये चीज़ डाल दिया, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक कॉमा डाल दिया, ठीक, यानी बीच वाला स्ट्रिंग जो है टेक्स्ट स्ट्रिंग मेरा इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी जस्ट अ कॉमा है। और फिर ये थर्ड, ये मैंने टेक्स्ट ये डाल दिया, ये वाला -25 जहाँ टा एक्स प्राइम वाई प्राइम लिखा हो। ठीक, तो इस तरह से ये मुझे, क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट्स डालने थे तो मुझे कोऑर्डिनेट्स के बीच में कॉमा चाहिए होता है और मुझे एक सेल में ये चाहिए होते हैं, तो मैंने इसलिए ये फंक्शन यूज़ किया। अब मेरे पास कोऑर्डिनेट्स रेडी हो गए हैं। अच्छा, इससे पहले ये तो मैंने AutoCAD में प्लॉट करने के लिए कोऑर्डिनेट्स इस तरह से बना दिए हैं। ज़ाहिर है एक्सेल में प्लॉट करना हो तो ये तो आपको बहरहाल पता ही है, एक्सेल में ग्राफ प्लॉट करना, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा कि अब आप एक्सेल में कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया है, ये वाला जो ग्राफ है दिस इज, सॉरी ये वाला ग्राफ, ये नॉर्मल स्ट्रेस थीटा और नॉर्मल स्ट्रेस के बीच में ग्राफ है, और ये वाला ग्राफ थीटा और टा एक्स प्राइम वाई प्राइम यानी शेयर स्ट्रेस के बीच में ग्राफ है। इस ग्राफ में आपको नज़र आ रहा होगा ये वैल्यू थीटा ज़ीरो, यानी ये वैल्यूज़ जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये नॉर्मल स्ट्रेस -80 और ये -25 शेयर स्ट्रेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद जब थीटा चेंज हो रहा है तो ये वैल्यूज़ ग्रेजुअली चेंज हो रही हैं, और यू कैन सी के फॉर एग्जांपल नॉर्मल स्ट्रेस को अगर मैं देखूँ तो ये एक तो यहाँ पे एक लोकल मैक्सिमम आ रहा है, इसका लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम इन एक एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है, और फिर इसके बाद इसकी एक्सट्रीम वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ठीक, मसलन अगर मैं इसको रीड करूँ इस कोऑर्डिनेट को, तो ये ऑलमोस्ट 101 और 54, यानी 101 मेगा पास्कल नॉर्मल स्ट्रेस और 54.6 डिग्रीज इसके ऊपर, या सॉरी 101 डिग्री और 54.6 मेगा पास्कल का स्ट्रेस, क्योंकि एक्स एक्सिस पे मेरा थीटा है ना, और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने नॉर्मल स्ट्रेस या स्ट्रेस प्लॉट किया सिंपली। तो ये 101 डिग्री के ऊपर 54.6 मेगा पास्कल, इसके ऊपर ये एक लोकल मैक्सिमम से गुजर रहा है। अगर आप इसको यहाँ पे देख सकें, 101 डिग्री पे मैं जाऊँगा, ये ठीक है, ये वैल्यूज़ 54.5, 54.4, 54.5, 54.6, फिर 54.6, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो है दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, इनमें से जो प्लॉट हुई है। ये मैं मैक्सिमम इसलिए हाईलाइट करना चाह रहा था कि एक मैक्सिमम ये है और एक आपको यहाँ पे मिलेगा ऑलमोस्ट ये 10 और 11 इनके बीच में -84.6, ठीक है, ये वाली वैल्यू इनकी। अगर मैं चलो 10 या 11 ऐसे, क्योंकि मैंने 1 डिग्री का इंटरवल रखा है तो वो एग्जैक्ट मैक्सिमम जो है वो इसके अंदर ज़ाहिर है नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने कैलकुलेशंस की थी तो आपको याद है कि ये 10.5, आई कैन शो यू दोस कैलकुलेशंस, 10.5 और 100.5, ठीक है, इनके ऊपर ये वैल्यूज़ मैक्सिमम और मिनिमम आ रही थी, ठीक है। सो ये अगर आप देख सकें यहाँ पे -84.6 मेगा पास्कल at 10.5 डिग्री विच वॉज माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और 54.6 मेगा पास्कल एट 100.5, यही वैल्यूज़ आपको इस ग्राफ में नज़र आ रही हैं। जी, -84 और ये 54 मेगा पास्कल, ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं। फिर उसके बाद शेयर के अगर आप मैक्सिमम वैल्यूज़ देखें, अगर आपने असाइनमेंट के अंदर इसको कैलकुलेट किया होगा, तो ये शेयर की वैल्यू भी अराउंड 69.6 मेगा पास्कल के अराउंड कोई मैक्सिमम वैल्यू है, और फिर दूसरी जो मिनिमम वैल्यू है वो भी इतनी मैग्नीट्यूड का की है, बट साइन उसका डिफरेंट है। ये अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट्स डिस्प्ले करके दिखा सकूँ, ये ऑलराइट। थोड़ा सा आप ये इनके ये जो जिस एंगल पे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है और जिस एंगल पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है, इनके बीच में मसलन ये पहला मेरे पास एक लोकल एक्सट्रीम आ गया ना नॉर्मल का, और ये पहला एक्सट्रीम आ गया शेयर का। इनके इन एंगल्स के बीच में कितना गैप है, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अगर मैं इस पॉइंट और ये जो पॉइंट है इनके बीच में हॉरिजॉन्टल में गैप देखना चाहूँ कि ये कितने अपार्ट हैं, तो मैं अगर डिफरेंट कलर से इनको आपको दिखा सकूँ, ये मेरा मैक्सिमम नॉर्मल है, यानी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला पॉइंट है,
और शेयर वाला जो ये वाला पॉइंट है ये आ रहा है 58 डिग्री के ऊपर, और अबाउट 58 डिग्री के ऊपर, समवेयर ओवर हियर। ठीक है, ये आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस दे रहा है। ठीक है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा, अब इनके बीच में कितना गैप है? ये 58 डिग्री है और ये 10 डिग्री है। तो अगर आप 58 और 10 का डिफरेंस देखें तो दिस मेक्स अबाउट 48 डिग्री। बेसिकली ये 10.5 है, और अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू आपको बताना चाहूँ कि ये शेयर की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, तो ये है 55.5 डिग्री। ठीक है, जस्ट अ मिनट में अपना डिजिटल जो वो है बोर्ड में टैब इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। So theta p is 10.5 डिग्री, वन ऑफ द थीटा p's of course। और जिस एंगल पे मैक्सिमम shear स्ट्रेस है, अगर मैं उसके यहाँ से जो मैंने एक और शीट रखी हुई है वहाँ से अगर मैं एंगल देख लूँ तो ये है अबाउट 55.5 डिग्री। ठीक, यानी थीटा एस अगर मैं इसको कह दूँ, इनके बीच में कितना गैप है? 45 डिग्री। यानी जिस एंगल पे मैक्सिमम शेयर आएगा वो एंगल और जिस एंगल पे मैक्सिमम नॉर्मल आएगा उनके बीच में 45 डिग्री का गैप है। और ये यूनिवर्सली ट्रू है, ये सिर्फ इस डेटा के लिए ट्रू नहीं है, यूनिवर्सली ट्रू है। यानी थीटा पी और थीटा एस के बीच में 45 डिग्री का डिफरेंस होगा हमेशा। एक तो मैं ये चीज़ आपको चाह रहा था कि आप देखें इसको, हाई ग्राफ के अंदर भी आपको नज़र आया, और आप वाकई देख सकें कि ये फंक्शंस अगर इनको प्लॉट किया जाए तो ये कैसे वेरी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपको नोट करवाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस मसलन ये नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यूज़ हैं, और ये यहाँ से स्टार्ट हो गई और ये ऊपर जाने शुरू हो गई, ये एक दोबारा ज़ीरो पे आ गई है, और अब ये दोबारा से नीचे जा रही है वैल्यू। और सर्टन ये 180 डिग्री जो एंगल आ गया, इसके बाद से वही शेप रिपीट होना शुरू हो गई जो यहाँ पे थी, ये ऐसे शुरू हुई थी ना, तो यहाँ 180 डिग्री वाला जो एंगल है, इसके बाद से वही शेप दोबारा से रिपीट होना शुरू हो गई। यानी इस की वैल्यूज़ जो हैं सिग्मा एक्स प्राइम की जो वैल्यूज़ हैं, ये 0 डिग्री के लिए जो वैल्यू है वही वैल्यू में जो मेरे पास 180 डिग्री के लिए भी है। ये -80 और -25 यहीं से मैं स्टार्ट हुआ था, -80 -25, और उसके बाद से अगली वैल्यू भी अगर आप देखना चाहें -81.6 और -20.4, और यही वैल्यूज़ आपको यहाँ पे भी नज़र आएंगी 181 डिग्री के ऊपर, ये वैल्यूज़ -80.8 और -22.7, ये वैल्यू, सॉरी, ये 1 डिग्री के ऊपर जो वैल्यूज़ है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक पीरियाडिक फंक्शन है जो कि 180 डिग्री का पीरियड रखता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम खाली 180 डिग्री तक भी इसको प्लॉट करें तब भी ये इनफ है। तो मैं इस 180 डिग्री से नीचे वाला जो डेटा है उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ।
यहाँ से लेके नीचे तक मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वही चीज़ें दोबारा से रिपीट हो गई होने शुरू हो जाती हैं यहाँ से। तो अब आपको ये नज़र आ रहा है कि मेरा डेटा, मैं इसको 180 डिग्री मैक्सिमम यहाँ तक शो कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद से यही कर्व्स रिपीट होंगी। ऑलराइट, यही एक तो ये चीज़ थी। दूसरा, अब मैं ऑटो कैड पे अगर इसको प्लॉट करूं, अच्छा एक तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि हर जो कोऑर्डिनेट है मेरा, यानी ये एक कोऑर्डिनेट है, ये फिर दूसरा कोऑर्डिनेट, यानी हर जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सिग्मा एक्स प्राइम वोटा एक्स प्राइम वाई प्राइम है, और वो सर्टन मसलन ये जो पेयर है दिस करस्पॉन्ड्स टू अ सर्टन एंगल, यानी ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स कैसे ऑब्टेन किए गए हैं, बाय जस्ट यूजिंग डिफरेंट एंगल्स। सो ईच वन ऑफ देम करस्पॉन्ड्स टू अ डिफरेंट एंगल, और वो जो एंगल है इट एक्चुअली वो बेसिकली उस प्लेन की आपको ओरिएंटेशन बता रहे हैं जिसके ऊपर वो एक्ट करेंगी। जाहिर है ये स्ट्रेसेस हैं तो ये किसी प्लेन पे एक्ट करेंगी ना, उस प्लेन की जो ओरिएंटेशन है वो इस एंगल से डिफाइन उस हो रही है, ये आपको पता है पहले से। अब मैं इनको अगर ऑटोकैड पे प्लॉट करने जा रहा हूँ, तो इसको प्लॉट करने के लिए मैंने ये पहले से डेटा रेडी किया हुआ है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं ऑटोकैड में आ गया। अब ये बिल्कुल अभी फ्रेश ओपन हुआ है ऑटोकैड, मैंने कुछ नहीं किया है इसके अंदर। ठीक है जी। अ, अच्छा, एक चीज़ आप जब यूज़ कर रहे हो तो आपको अगर वो सेट आपकी सेटिंग्स थोड़ी डिफरेंट हो तो उनको चेंज कर लीजिएगा। आपको मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स शो हो रहे हैं। जैसे मैं कर्सर को इधर उधर मूव करता हूँ तो ये कोऑर्डिनेट्स अब आप मुझे शो हो रहे होते कि मेरा कर्सर कितने जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अगर ये आपको शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ कस्टमाइजेशन पे क्लिक करें और कोऑर्डिनेट्स को ओके कर दें। ठीक है। आ, उसके अलावा आप ग्राफ प्लॉट करने से पहले ये जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई, ये इस वक्त यहाँ पे इस तरह से प्लेस है कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को आप देख सकेंगे। तो मैं इसको ओरिजिन को, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन को मैंने मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक मैंने लेफ़्ट क्लिक किया। जब तक मैं राइट क्लिक ना कहूँ तो क्लिक का मतलब लेफ़्ट क्लिक होगा। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से पकड़ के मूव कर रहा हूँ, तकरीबन सेंटर में जाके कहीं मैं इसको छोड़ दूंगा। ठीक है जी, यहाँ मैं इसको ले आया हूँ। मैं इसलिए इसको यहाँ ले आया हूँ ताकि जब मेरे एक्स और वाई की जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको भी मैं देख सकूँ अपने ग्राफ के अंदर। ठीक है जी, ये मैंने उसको छोड़ दिया वहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम को। और अब मैं यहाँ पे, जाहिर है अब मैं पहले कोई चीज़ कोई कमांड दूंगा तो फिर ये कोई प्लॉट करेगा ना। मसला आपको पता है कि ये ड्रॉ के डिफरेंट ऑप्शन से आपने लाइन प्लॉट करनी है, तो पहले आप लाइन को सिलेक्ट करेंगे, या पॉली लाइन ड्रॉ करनी है तो फिर आप इस तरह से कोई चीज़ सिलेक्ट करेंगे तो आप कुछ प्लॉट कर सकेंगे ना। तो मैं अब इसको एक फंक्शन, आप इसको पॉली लाइन से भी कर सकते हैं। ये पॉली लाइन वाला जो ऑप्शन है, आप यानी ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रेट लाइंस आपको दे रहा होगा अक्सर। तो मैं दूसरा फंक्शन यूज़ करता हूँ जो कि पॉइंट्स को कर्व लाइन के साथ ज्वाइन करता है। ये ऐसा ही है जैसे एक्सेल में आपको ग्राफ के ऑप्शंस नज़र आते हैं ना जब आप चार्ट में जाते हैं, तो जिस तरह ये चार्ट में कुछ आपको होता है कि पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया जाए, और कुछ आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि वो पॉइंट्स को स्मूथ लाइंस के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो मैं ऑप्शन अभी ऑप्शन यूज़ करने जा रहा हूँ, ये पॉइंट्स को स्मूथ लाइंस के साथ ज्वाइन करेगा। आप बाकी ये इसकी रिकॉर्डिंग आपको ज़ाहिर है मिल जाएगी, आप इसको देखते जाएं कि मैं क्या लिख रहा हूँ। आप लिखें SPL। ठीक है, स्प्लाइन, स्प्लाइन का शॉर्टकट है ये। स्प्लाइन मैंने लिखा और एंटर दबा दिया। उसके बाद से मैंने ये डेटा ऑलरेडी मैंने कॉपी करके रखा हुआ है। ठीक, और इसको मैं अब यहाँ पे पेस्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कंट्रोल V किया यहाँ पे, और अब मैं एंटर दबा रहा हूँ। ठीक हो गया, फॉलो कर लिया आपने इसको। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ ताकि ये सर्कल आपको नज़र आ सके। ये देखें, इसकी शेप क्या बन गई है, ग्राफ की शेप क्या है।
सर्कल। दोबारा बताएं। जी सर। क्या जी चीज सर, दोबारा सर्कल बता बन दूं? गया। को मतलब जो बंदा कह रहा है दोबारा बता दें। और मैं आबिद। जी जी, आप दोबारा क्या बताऊं? सर ये जो आपने वो लाइन के लिए क्या वो फार्मूला नीचे लिख के कॉपी पेस्ट किया सर, वो दोबारा बता देना। अच्छा, मैं इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा से करता हूँ। मैं इसको इरेज कर दिया और अब मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। अभी आप देखते जाएं। अगर आपने ऑटो कैड ओपन किया हुआ है तो आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं। मैं SPL लिखा है, ठीक है, स्प्लाइन का शॉर्टकट है ये। ओके सर, ओके सर। मैंने SPL लिखा और कंट्रोल V किया। अब आप देख रहे हैं, आपको पता है ऑटो कैड आखिरी जो पॉइंट होता है वहां से आपको ये आपको नजर आ रहा है। मेरा पहला पॉइंट भी यहाँ पे था और आखिरी पॉइंट भी यहाँ पे था, जहाँ पे आपको ये नजर आ रही है ना, जहाँ से ये लाइन मेरी निकल रही है। ठीक, जी सर जी। मैं अब एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। जी सर। ये अब अगली जो असाइनमेंट है वो सारी मोहर सर्कल की है, ठीक है, उसमें और कुछ नहीं है। तो अब आप इसको यहीं पे साथ साथ सीखते जाइएगा। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अगर ये दोबारा मैं रिपीट ना भी अभी कर चुका होता तो आप रिकॉर्डिंग में खैर उसको देख सकते थे, लेकिन नो प्रॉब्लम। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई चीज़ रिपीट करनी है तो मैं आपके लिए रिपीट कर लूँगा। अब ये एक सर्कल बन गया। नाउ दिस इज़ इंटरेस्टिंग। मैं इस सर्कल के बारे में ज़ाहिर है सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होता है और उसको कोई ना कोई रेडियस होता है। एग्री? यस सर। यस सर। तो ये जो सर्कल मैंने बनाया है, ये मैंने सिग्मा एक्स प्राइम और टा एक्स प्राइम वाई प्राइम इसके ये कोऑर्डिनेट्स एंटर करके ग्राफ प्लॉट किया। यानी जैसे हम कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं उस तरह से मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है। और ये एक सर्कल बन गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर यही सर्कल मैं प्लॉट करना चाहूँ तो मुझे इसका अगर सेंटर पता चल जाए और इसका रेडियस पता चल जाए तो ऑटो कैड में तो आप कर सकते हैं ना प्लॉट। अगर आपको सर्कल का रेडियस पता चल जाए और उसका सेंटर पता हो तो आप प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। ये बात फॉलो कर रहे हैं आप ना? यानी जो ग्राफ मैंने कोऑर्डिनेट्स बना के यहाँ पे प्लॉट किए हैं उनको ज्वाइन किया स्मूथ लाइन से, उससे जो ग्राफ बना वो एक सर्कल था। तो ये सर्कल में इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बजाय इस तरह से प्लॉट भी कर सकता था कि मैं इसमें अब वो मैं आपके सामने अभी करूँगा कि मैं एक सेंटर लोकेट करता और उसका रेडियस बताता ऑटोकैड को कि ये मेरा रेडियस है और वो मुझे प्लॉट करके देता। एग्री? तो उसकी तरफ में आने से पहले इस सर्कल के अच्छा, इस सर्कल का नाम है मोहर सर्कल, ठीक है। इस सर्कल का क्या नाम है? मोहर सर। मोहर सर्कल। इसमें हमारा ये जो पॉइंट था 0 डिग्री वाला, जिसके कोऑर्डिनेट्स ये वाले थे, जो कि बेसिकली ओरिजिनल एलिमेंट के स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ओरिजिनल एलिमेंट के सॉरी ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये शेयर नॉर्मल और ये शेयर, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये 0 डिग्री वाले कोऑर्डिनेट्स हैं। ऐसे ही है, यानी 0 डिग्री वाले कोऑर्डिनेट्स से मुराद ये जिस जो ओरिजिनल आपका प्लेन है उसके ऊपर जो नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी ये वाला इस प्लेन के ऊपर जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, यानी इस प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल और शेयर स्ट्रेसेस है, ये वो पॉइंट है। एग्री? अच्छा, ये पॉइंट मैं अपने मोर सर्कल में देखना चाहता हूं कि मेरे जो अभी इतने सारे पॉइंट्स प्लॉट हुए ये पॉइंट कहां पर है, ठीक है। मैं उसको लोकेट करना चाह रहा हूं। यहाँ पे मैं एक काम करने जा रहा हूँ जो कि आपको बाद में मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे डिसाइड किया कि ये मुझे क्या इन इसका जो सेंटर है वो अभी मैं आपको इस ऑटो कैड वाले काम से करने के बाद आपको मैं इसकी डेरिवेशन बताऊंगा। मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा कि ये मैंने कहाँ से लिखा। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, ठीक है। इसका सेंटर मैं किसी तरह से लोकेट कर रहा हूँ, ठीक है। और वो सेंटर मैं एक लाइन ड्रॉ करने लगा हूं जो सेंटर ऑफ दिस सर्कल को ज्वाइन करे उस पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स ये थे ओरिजिनल, ये वाले कोऑर्डिनेट्स। डिड यू गेट दिस पॉइंट? यस सर। इस सर्कल के सेंटर से लेके उस पॉइंट को मैं ज्वाइन करने लगा हूं बाय स्ट्रेट लाइन जिसके कोऑर्डिनेट्स ये आपको मैंने शुरू वाले बताया -80 और -25।
तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अब मैं लाइन की कमांड देने लगा हूँ, ठीक। तो आप लिखेंगे एल, ये लाइन का आपको पता है शॉर्टकट है। और अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो सर्कल का सेंटर में लोकेट करने लगा हूँ। वो मैंने कैसे लोकेट किया ये मैं आपको डेरिवेशन के बाद समझा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ये इसका सेंटर है, आपको वैसे भी नज़र आ जाएगा कि यही इसका सेंटर है। ज़रा देखिएगा सेंटर लग रहा है कि नहीं लग रहा। जी सर यही है। ऑलराइट, अच्छा इसका अब वो मुझे पूछ रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। आपको पता है लाइन ड्रॉ करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। एक पॉइंट लोकेट करने के बाद आप उस कि अगर आपको लेंथ पता है जो लाइन आप ड्रॉ करने लगे हैं तो आप उसकी लेंथ दे दें और उसका एंगल दे दें कि वो लेंथ कितने एंगल पे ड्रॉ करनी है, तो वो इस तरह भी प्लॉट की जा सकती है। दूसरा तरीका ये है कि उस सेकंड जो पॉइंट है आपकी लाइन का, उस सेकंड पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट्स एंटर कर दें। तो मैं उस सेकंड पॉइंट के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है, ये कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास उस सेकंड पॉइंट के, ये कोऑर्डिनेट्स। तो मैं ये वाले कोऑर्डिनेट्स उसके अंदर वो करने जा रहा हूँ, एंटर करने जा रहा हूँ। अच्छा लेकिन इस अभी राइट नवे अगर मैं कुछ लिखूंगा, आप देख सकते हैं, ये देखो ये जो आपको ब्लू में ब्लू बैकग्राउंड के साथ जहां इस वक्त 7.7931 लिखा हुआ है, ये इस लाइन की लेंथ है, ठीक है। ये देखो मैं इसको जैसे जैसे लंबा कर रहा हूँ इस लाइन को, तो ये इसकी लेंथ बढ़ रही है और ये मुझे एंगल बता रहा है कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल है इसका। तो इस वक्त अगर मैं कुछ लिखूंगा तो इसकी लेंथ वो मैं एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसकी लेंथ नहीं एंटर करना चाहता, मैं इसकी एंड जो पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स एंटर करना चाह रहा हूँ। तो आपने दबाना है, अभी गौर से सुनिएगा, शिफ्ट और ये जो हैश होता है जो आप टैग करने के लिए यूज करते हैं, वो मैंने दबाया है। क्या दबाया मैं आपको लिख देता हूं यहां पे। शिफ्ट, अच्छा शिफ्ट मुझे बहरहाल इसलिए दबाना पड़ गया कि मेरे कीबोर्ड में ये यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और ये इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जाहिर है ऊपर वाला जो डिजिट है, ऊपर वाले एंट्री को लगाने के लिए आपको शिफ्ट की जरूरत पड़ती है ना, यानी शिफ्ट 3 आप कह लें या शिफ्ट वो कह दें, हैश कह दें, ठीक है। ये मैंने दबाया है इस वक्त। और अब मैं सेकंड पॉइंट जो मेरे कोऑर्डिनेट्स है उसके वो एंटर करने जा रहा हूँ, -80, -25। ठीक हो गया, ये पॉइंट है सर्कल के ऊपर, आपको नजर आ गया। अब मैं एंटर दबा रहा हूं, ठीक हो गया, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। मैंने सिंपली क्या किया है, एक तो मैंने सर्कल का जो सेंटर है वो लोकेट किया है, वो मैंने कैसे लोकेट किया वो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक। और दूसरा मैंने उस पॉइंट को लोकेट किया है इस सर्कल में जहां जो इसके करस्पॉन्डिंग था, जो θ = 0 डिग्री के करस्पॉन्डिंग था। क्लियर, अभी तक क्लियर है ये मैंने अभी तक जो किया है। जी सर। ऑलराइट नेक्स्ट। सर ये लाइन वाला दोबारा बता दें सर, जी काइंडली सर। लाइन में आपके सामने दोबारा लगा देता हूँ, ठीक। आल तो आपके पास रिकॉर्डिंग होगी लेकिन मैं लगा देता हूँ आपके लिए। मैंने एल लिखा, एंटर दबाया, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एंटर करने थे, वो मैंने कैलकुलेट किए हैं समहाउ, वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ मैंने कैसे कैलकुलेट किए हैं। और सेकंड पॉइंट के लिए मैं पहले दबाऊंगा शिफ्ट टैग, शिफ्ट हैश, और फिर मैं सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एंटर करने जा रहा हूँ, -80 और -25, और ये एंटर दबा दिए, ये लाइन लग गई है, ये लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर ऑफ द सर्कल टू दिस। अच्छा इस पॉइंट को मैं एक नाम देने लगा हूं क्योंकि मैं इस पॉइंट को बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूं, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है ए, ठीक हो गया। तो अब मैं, और सेंटर का नाम है ओ या सी, चलो सी कह देते हैं, ठीक है जी, सी कह दिया सेंटर को। तो मैंने ये सी ए लाइन ड्रॉ कर दी है, ओके। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपने गौर से सुननी है। आपको याद है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो पॉइंट है ये 0 डिग्री वाला पॉइंट है। और अगर आप इस जगह को देख रहे हो यहाँ पे जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, अब आप देखिएगा मैं इस सर्कल के जो सरकमफेरेंस है इसके अलोंग अपना माउस लेकर जाऊंगा और आप इसके कोऑर्डिनेट्स को ज़रा ध्यान करते जाएं कि कोऑर्डिनेट्स
जो चेंज हो रहे हैं वो क्या चीज़ें, कोऑर्डिनेट्स को ज़रा फॉलो करते जाइएगा। देखो ये कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं आपके सामने। जी सर। यस सर। ये जो जितने भी आपके सामने कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ये क्या चीज़ें हैं? सिग्मा एक्स प्राइम और टा एक्स प्राइम वाई प्राइम नॉर्मल और शियर स्ट्रेस की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट नॉर्मल स्ट्रेस है जो हॉरिजॉन्टल से रिलेटेड है, और दूसरा कोऑर्डिनेट शियर स्ट्रेस है। ठीक है, ये नॉर्मल और शियर स्ट्रेस की वैल्यूज चेंज हो रही जो आपको कोऑर्डिनेट्स में, जैसे जैसे सर्कल के अलॉन्ग में जा रहा हूं। ठीक है, और यहां पे आपको नजर आएगा कि मैं अब वापस उस पॉइंट पे आ गया हूं। अच्छा, मैं यहां से कोई कोऑर्डिनेट देख लेता हूं। मसलन मैं कहता हूं कि लेट्स से ये जो 60 डिग्री है इसकी करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स ये हैं। ठीक है, मैं इस पॉइंट को देखना चाहता हूं कि ये सर्कल में ये पॉइंट कहां पर है। ठीक हो गया? या चले मैं इसकी जगह पे, चले इसी को मैं देख लेता हूं। ठीक है, इसी को मैं देखना चाहता हूं कि ये पॉइंट सर्कल में कहां पर है। तो अगेन मैं उसी तरह से करने लगा हूं कि एक कोऑर्डिनेट तो मेरा है, एक तो मेरा सेंटर है, दूसरा मेरा वो पॉइंट होगा जिसके ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, ये वाले कोऑर्डिनेट्स 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग। सो अगेन मैं उसी तरह से करने जा रहा हूँ। मैं कमांड दे रहा हूँ लाइन की एल, और अगेन फर्स्ट पॉइंट जो है वो मेरा सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट्स -15 और 0 हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं फिर बता रहा हूँ। और दूसरा जो पॉइंट है वो उसके कोऑर्डिनेट्स अब मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर देता हूँ जो 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग है। पहले मैं दबाऊंगा शिफ्ट हैश, और अब मैं यहाँ पे शायद कॉपी एंटर कर सकता हूँ। ओ नहीं हुआ, ओके यहाँ पे आ गया, ये लाइन यहाँ पे आ गई। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, यानी अच्छा अभी इस पॉइंट को भी मैं एक नाम दे देता हूँ ताकि आप बार बार मैं इसको कॉल करूँगा। इस पॉइंट का नाम है पी। ठीक हो गया, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया पी, और ये पॉइंट तो ए था। अच्छा, और सेंटर मेरा सी है, यानी ये लाइन है सी पी, और ये लाइन क्या थी, सी ए। अच्छा, अब जरा इनके बीच में आप, यानी यहाँ का आप वैसे भी रख लें तो आपको कोऑर्डिनेट्स नज़र आ जाएंगे यहाँ पे। अगर आप मेरे इस जगह को देख रहे हो तो आपको, मैं जब कर्सर यहाँ पे रखता हूँ तो ऑलमोस्ट ये कोऑर्डिनेट्स आपको नज़र आ जाएंगे, -4 और 67, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, -4 और 67। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करने जा रहा हूँ ताकि आप इसको इजीली बाकी डेटा में से करके देख सकें। ठीक है, माइनस वो मैं 67 कह रहा था, वो अंदाजे से ज़ाहिर में कह रहा था, तो -4 और 68.8। ओके, अब ज़रा इनके बीच में एंगल देखिएगा कि किन चीज़ों के बीच में, सी ए और सी पी, इनके बीच में एंगल देखिएगा कि ये एंगल कितना है। तो मैं एंगल को डायमेंशंस में जाके ये एंगल ज़रा मेजर करता हूँ कि ये एंगल कितना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया और एंगुलर में चला गया। ठीक, मैं एंगल देखना चाह रहा हूँ इनके बीच में कितना एंगल है। ये देखिएगा, अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट आर सर्कल आर लाइन, पहली वाली लाइन और दूसरी लाइन जिस तक मैंने एंगल लेना है। ठीक, ये एंगल आपको नजर आ रहा है, कितना एंगल है? नो सर। नहीं नजर आ रहा। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर जी। देता हूं, आप इसको रीड कर सकें। अब नजर आ रहा है जी सर, 120। 120 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 120 डिग्री है। अच्छा, ये इस इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल 120 डिग्री है। ये 120 डिग्री इस 60 का डबल है।
Yes, sir. डिड यू गेट दिस पॉइंट? Yes, sir. यानी अगर हम इस लाइन को, आई एम सॉरी, इस लाइन को अगर रेफरेंस मान लें, मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूं ताकि आप, अगर इस लाइन को रेफरेंस मान लें और इस लाइन से हम 20 डिग्री इस तरफ आ जाएं, अभी मैं वैसे क्लॉकवाइज गया हूं, ठीक है, मैं क्लॉकवाइज गया हूं, बस मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि मैं क्लॉकवाइज गया हूं, ठीक है। और मैं जब 120 डिग्री मैंने एंगल ट्रेवर्स किया है, तो जिस पॉइंट में मैंने फॉल किया सर्कल के, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स करस्पॉन्ड टू थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहां से एनी एंगल जाऊंगा तो असल में मैं 60 डिग्री अभी आगे गया हूं। यानी जो हमारा ये सिस्टम है ना, ये वाला, जिसमें हम सर्टेन एंगल पे जाके कोई और नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस निकालते हैं, उस एंगल के, मसलन अगर ये 30 डिग्री है, तो मैं अगर 60 डिग्री मोर सर्कल के अंदर ट्रेवर्स कर दूं फ्रॉम सी ए, ठीक है, तो मैं इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस पे आऊंगा, ठीक है। मसलन मैं आपको अभी दिखाता हूं। अगर मैं -30, चले -30, मैं माइनस प्लस अभी नहीं कहता, अगर मैं 30 डिग्री जाऊं, लेकिन चले मैं इसकी तरफ अभी बाद में आता हूं, अभी थोड़ा सा कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये आपको बात समझ आ गई है कि मैं अगर वो जो 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स थे, वो मुझे यहाँ मोर सर्कल में उसके डबल पे जाऊंगा तो मुझे मिलेंगे वो कोऑर्डिनेट्स। जी सर, आ गई। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट से एग्जैक्टली अपोजिट जो पॉइंट बनेगा, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, यानी मैं अगर ये 180 डिग्री चला जाऊं, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये कोऑर्डिनेट्स मेरी एक्सेल शीट में कितने एंगल के करस्पॉन्डिंग होंगे? 90। 90 डिग्री। जरा इसको कंफर्म कीजिएगा। अभी मैं सिर्फ रफली आपको बता दूंगा। मसलन मैं एंगल देखता हूँ 90 डिग्री, ये मेरा 90 का एंगल है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है। ये सॉरी, ये ठीक है 30 सर। है, और 50 और 25 का स्ट्रेस आपको नजर आ रहा है, ठीक, नॉर्मल 50 और shear 25। ये जी आपको सर। यहाँ पे, आई एम सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा। जब मैं तकरीबन इसके अपोजिट लाइन ड्रॉ करूंगा, तो आप देख सकेंगे कि ये अगर तकरीबन मैं अंदाजे से बताऊं आपको, तो ये इस वक्त 43 और 37 लिखे हुए हैं मेरे पास, लेकिन मैं अगर एग्जैक्ट जाता तो ये 50 और 25 होते, ठीक है। जी सर। कोई बंदा बात कर रहा है, कुछ बोल रहा है, मुझे ऐसे कुछ फील हो रहा है, कुछ पूछना था किसी ने। ओके ओके। और अगर मैं पूरा यहां से, आई एम सॉरी, अगर मैं, एक सेकेंड, अगर मैं यहां से, अगर मैं यहां से पूरा 360 डिग्री घुमा के आता हूं, तो एक्सेल शीट में ये मेरे पास कितने के करस्पॉन्डिंग होगा? 180 सर। 180 डिग्री। 180 के सर। 180 डिग्री, इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने मोहर सर्कल से कोई एंगल लेता हूं इस रेफरेंस लाइन से, तो उसका हाफ जो एंगल है वो असल एंगल है, यानी असल जो थीटा, जो जिसको हम अभी तक हम कहते आ रहे हैं, ठीक है। जी सर। अच्छा, इसी इसी सर्कल के अंदर आपको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस भी नजर आएंगे। मसलन ये कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, आप रीड कर सकते हैं।
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप रीड कर सकते हैं, विजिबल है आपको? यहां मैंने अभी कर्सर रखा है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको आप रीड कर सकते हैं? सर क्या कोऑर्डिनेट्स है? 54.54 54.54। ये 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 कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट होता क्या है? इस ओरिजिन से डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अगर मैं जी सर। पहले वाले कोऑर्डिनेट की बात करूं, ठीक है। और हमने नॉर्मल स्ट्रेस कितना निकाला था? ये 54.6 मेगापास्कल, ऐसे ही है। और अगर आप शेयर को देखना चाहें तो 84.6 मेगापास्कल, ये आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। मैक्सिमम शेयर यही है ना, जो हाईएस्ट जो पॉइंट होगा। जी सर। इसके भी अब कोऑर्डिनेट्स, अच्छा सॉरी, वो हमने कैलकुलेट यहाँ पे नहीं किया, लेकिन मैंने अपने पास एक और एक्सेल शीट है जहाँ पे मैंने टार्मैक्स कैलकुलेट किया है 69.6, और ये आपको यहाँ भी नज़र आ रहा। अब आप कोऑर्डिनेट्स देखिएगा। अभी नहीं, मैं एक मिनट चार्जर प्लग कर दूँ जी। कोऑर्डिनेट्स अगर अभी आप देख रहे हो तो ऑलमोस्ट 69.4 है ये, ठीक है। जी सर। यानी ये जो मोहर सर्कल है, ये पूरा स्टेट ऑफ स्ट्रेस आपको बता देता है एक पॉइंट पे। यानी आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना है, मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है, और उनका एंगल भी आप ऑलमोस्ट एटलीस्ट उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट वो डबल एंगल आपको दिखा रहा होगा, लेकिन उसका हाफ आप माइंड में लेके आ सकते हैं कि उसका हाफ के ऊपर एक्सेल में वो लाई करता है। इसी तरह आप इसको भी कंफर्म कीजिएगा। मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना आपको -84 पॉइंट समथिंग नजर आ रहा है, और यही हमने कैलकुलेट किया था। यानी अभी तक जो मैं आपको दिखा रहा हूं उस सारे के अंदर हमने ये सीखा है कि मोहर सर्कल को प्लॉट कैसे करना है यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। ठीक हो गया? अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम अभी क्या है इस वक्त जो मैंने प्लॉट किया, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये एंगल मेरा +60 डिग्री है, ये एंगल ऐसे ही है। जी सर। और +60 का क्या मतलब है? क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज। लेकिन यहां पे मैं इस रेफरेंस लाइन से क्या क्लॉकवाइज नहीं गया हूं? जी सर। तो अगर तो आप इसी तरह प्लॉट करेंगे जैसे अभी मैंने प्लॉट किया है, तो यहां पे क्लॉकवाइज एंगल उधर के काउंटर क्लॉकवाइज एंगल के साथ करस्पॉन्ड करेगा। ठीक है सर। लेकिन अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि इधर हम वहां पे हम जा रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज, और इधर हम कह रहे हैं क्लॉकवाइज जाएं, उसी एंगल को क्लॉकवाइज दिखाना है। इसको रिजॉल्व करने का एक तरीका ये है जो कि आपकी बुक में फॉलो किया गया है। अगर आपकी बुक में फॉलो ना किया गया होता तो मैं शायद उसको ना यूज करता, लेकिन आपकी बुक में फॉलो किया गया है तो लिहाजा मैं उसको यूज करने जा रहा हूं। एक एडवांटेज उसके अंदर है, वो आपको भी क्लियर हो जाएगा। वो तरीका ये है कि हम अपना जो शेयर स्ट्रेस है वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव ना लें, बल्कि नीचे की तरफ पॉजिटिव प्लॉट कर दें। डिड यू गेट दिस? यानी जो y एक्सिस है वो डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लें। ठीक। जी सर। तो मैं अभी इसको करने जा रहा हूं, देखिएगा। मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर मैं कोई चेंजेस लेके आना चाहूँ, यानी मैं अपना y जो है वो डाउनवर्ड करना चाहूँ, तो उसके लिए क्या कमांड में यूज करने जा रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ UCS, ठीक है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपको पता है AutoCAD में 4 किस्म के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं। मैं उन डिटेल में नहीं जा रहा, बस आपको सिर्फ कमांड बता रहा हूँ जो आपने यूज करनी है। आपने लिखना है UCS, और उसके बाद वो आपसे पूछेगा आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप डिफाइन करने जा रहे हैं उसका ओरिजिन कहाँ पर है। तो मैं ओरिजिन को नहीं छेड़ने लगा, तो मैं ओरिजिन वहीं पे रख रहा हूँ जहाँ पे ये ओरिजिन ऑलरेडी है।
मी सी, अगर मैं इसको एग्जैक्ट पिन पॉइंट कर सकूं। मैं 0 0 लिख के देखता हूँ कि ये क्या करता है। ठीक है, वहाँ पे 0 0 इसने ले लिया। अब देखिएगा मैं जहाँ अपना ये लेके जा रहा हूँ उस हिसाब से एक एक्स और वाई को चेंज कर रहा है, आप देख रहे हैं। तो मैं एक्स को नहीं छेड़ना चाह रहा, एक्स मैं उधर ही रखना चाह रहा हूँ। वो मुझे क्या पूछ रहा है इस वक्त, स्पेसिफाई, अगर आप इस लाइन को रीड कर रहा हूँ, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी आप जहां मैं एक्स एक्सिस रखना चाह रहा हूं उसमें वो कह रहे हैं उसके ऊपर कोई पॉइंट पे क्लिक कर दें। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, एक्स एक्सिस को मैं अनचेंज रखना चाह रहा हूँ। अब वो सेकंड क्या मुझे पूछ रहा है, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन द एक्स वाई प्लेन। अब मैं वाई अगर इस तरफ करके यहाँ कर दूं तो मैं उसी तरफ वही पॉजिटिव अपवर्ड पॉजिटिव रख लूंगा। मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे आके इसको, जहाँ पे ये एंगल आपको, जहाँ पे अभी मेरे कर्सर नजर आ रहे हैं, मैं कहीं भी इस लाइन के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये वाई एक्सिस मेरा डाउनवर्ड आ गया। ठीक हो गया। क्लियर। जी सर क्लियर है। अब देखिएगा, जब मेरा कर्सर यहाँ पे होता है ऊपर वाली साइड पे, इस कोऑर्डिनेट्स को रीड कीजिएगा। तो ये मुझे सेकंड कोऑर्डिनेट को देखिएगा, -68 कह रहे हैं ना। यस सर, -17.96 और -68 यानी सेकंड जो कोऑर्डिनेट, और पहला कोऑर्डिनेट तो इसलिए नेगेटिव है कि मैं लेफ्ट साइड पे हूँ, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे हूँ। और जी सर वो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्यों, वो मुझे अब ऊपर वाली साइड पे हूँ, लेकिन वो मुझे कह रहा है आप नेगेटिव है आप, क्योंकि मेरा पॉजिटिव किधर है अब, नीचे नीचे को की सर। तरफ। डाउनवर्ड। ओके, अब दोबारा से मैं अब इस लाइन को मैं बल्कि इस पूरी डायग्राम को अभी मिटाने लगा हूँ, और मैं आपके सामने अब इसको दोबारा प्लॉट करूँगा और फिर आपको क्लियर होगा कि ये अ, अब वो जो क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज वाला मसला था वो अब नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं क्विकली करूँगा क्योंकि अभी आपको समझ तो आ गई है। मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ अप टू 180 डिग्री, कॉपी कर रहा हूँ, और उसके बाद SPL स्प्लाइन की कमांड दे रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स कॉपी कर रहा हूँ, सर्कल प्लॉट हो गया। देखिएगा ये अब मेरा, ये पहले से आपको पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, ये मेरा A पॉइंट है, जहाँ पे आपका पहला और आखिरी पॉइंट बन रहा है सर्कल का ये। लेकिन मैं कंप्लीटनेस के लिए, ताकि आपके सामने मैं कंप्लीट अब इसको ड्रॉ कर दूं आफ्टर चेंजिंग माय एक्सिस, तो मैं दोबारा अब एक लाइन प्लॉट करने जा रहा हूँ। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स है -15 0, ये मैंने अभी आपको बताना है। और दूसरे इसके कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने के लिए मैं पहले शिफ्ट और हैश दबा रहा हूँ, और अब मैं सेकंड कोऑर्डिनेट्स एंटर करने जा रहा हूँ, विच इज़ -80 एंड -25। ठीक हो गया। जो पॉइंट पहले इधर प्लॉट हुआ था, ये देखिएगा, जो जो आपको A पॉइंट पहले यहाँ पे नज़र आ रहा था वो अब आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इसलिए कि मेरा Y एक्सिस का अब मैंने डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लिया, तो वो -25 को अब वो ऊपर प्लॉट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे मेरे कर्सर को देख रहे हो तो इसके कोऑर्डिनेट्स को देखिएगा, क्या कोऑर्डिनेट्स है, -80 और -25, -24.79 जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। अब जब मैं उस, अब मैं दोबारा से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सेंटर है, शिफ्ट हैश, और अब मैं वो जो 60 डिग्री वाला पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स दोबारा कॉपी करके यहाँ पे डालता हूँ। अब वो पॉइंट आपको नीचे नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्केल छोटा कर दूं। नज़र
तो आ रहा है आपको ना? अब जब मैं एंगल लूँगा दोबारा से, ये मेरा सी ए लाइन है, रेफरेंस लाइन, पहली लाइन सेलेक्ट की, अब दूसरी लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये मुझे एंगल बता रहा है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मसला होगा। वो मसला ये होगा कि जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ वो करते हैं ना, यानी प्ले करते हैं, उसको छेड़ते हैं काइंड ऑफ, तो उससे ये मसला हो जाता है कि आपको जो यहाँ पे जो अभी मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, आप ये लिखा 120 डिग्री है, लेकिन ये उसका मिरर इमेज बनाएगा आप, क्योंकि मैंने वाई को ना डाउनवर्ड ले लिया। तो उस वजह से अब ये डायमेंशनिंग के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि पता नहीं ये कैसे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये वही 120 डिग्री ही लिखा हुआ है। ठीक है, इस मैं एरर को भी रिजॉल्व करने का आपको तरीका बताता हूँ, लेकिन अब अभी आप सर प्रोसेस को देखिएगा। ये मेरा रेफरेंस लाइन थी, ये मेरी सी ए लाइन थी, और ये मेरी सी पी लाइन है। अब मैं इस जी सर। एंगल से किस तरफ जा रहा हूँ? रेफरेंस लाइन से किस तरफ आया हूँ? काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज। और यही मैं अपने एक्सेल शीट में के जो ऑलरेडी जो हमारी कन्वेंशन है, वही कन्वेंशन के साथ अब क्या हो गया है, जी सर। कंपैटिबल हो गया है। ठीक है, यहाँ भी जी सर। +60 का मतलब काउंटर क्लॉकवाइज है, और यहाँ भी काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब वही प्लस है। ठीक है, यानी जो आप इस तरफ जा रहे हैं वही आप उस प्लेन के उस एलिमेंट के अंदर भी जा रहे होंगे। सो काउंटर क्लॉकवाइज, इसलिए हमने वाई एक्सिस को, अब आपने इसी तरह करना है, जो भी बंदा करे, अब इसने वाई एक्सिस डाउनवर्ड पॉजिटिव करके प्लॉट करना है। अगेन ये मैंने प्लॉट किस तरह किया? कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करके इसको प्लॉट किया। अच्छा, अगर मैं क्विकली आपको ये दिखाना चाहूँ कि आप उसको किस तरह प्लॉट करेंगे, आप उसको मतलब इन प्रिंसिपल एक्सिस को किस तरह से, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आप किस तरह से फाइंड करेंगे मोर सर्कल के अंदर? एक तरीका तो ये कि आप अपना कर्सर जो है वो यहाँ पे रखें और ऑलमोस्ट तकरीबन अंदाजे से आप रीड कर सकेंगे, लेकिन ये ज़ाहिर है उस तरह से एक्यूरेट तो नहीं होगा ना, और ये उस जी सर। इस तरफ आपके कर्सर तक रहेगा। आप कर्सर हटा देंगे तो वो वैल्यू चली जाएगी। तो अब इस तरह तो जब आप किसी को सबमिट कराएंगे या प्रेजेंट करेंगे तो वो तो उसको तो वैल्यू नहीं पता चलेगी आपके प्रिंसिपल स्ट्रेस की। तो उसको तो हमें कोई जी सर। डायमेंशन, कोई लेबल करके देना होगा ना, जैसे ये एक आपको कोई एंगल नज़र आ रहा है। तो अब मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं पहले कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, और उन लाइंस को फिर बाद में मैं डायमेंशनिंग करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मसलन मैं एक लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ। लाइन की मैंने कमांड दी और मैंने उसको 0 0 लाइन में दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो 0 0, और सेकंड पॉइंट मैं दे रहा हूँ उसको बल्कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये मैंने सीधा बस एक हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, मैंने जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मैं इसको ट्रिम कर सकता हूँ। देखिएगा, मैं ट्रिम कमांड सेलेक्ट की और इसको पर क्लिक किया, और ये ट्रिमिंग आपको पता है, इतने ये ऑटोकैड तो आप पढ़ चुके हैं ना। अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, एल दे रहा हूँ, सॉरी लाइन की कमांड दे रहा हूँ, और मैं अगेन 0 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और इस तरफ मैंने हॉरिजॉन्टल एक लाइन अब ड्रॉ कर दी है। अब मैं इसको फिर से ट्रिम कर रहा हूँ, एडिशन को। ठीक हो गया, मैंने ट्रिम कर दी उस लाइन को। और अब मैं एक और लाइन भी मैं इसी ओरिजिन से ड्रॉ करता हूँ पहले, बल्कि या ओरिजिन से अच्छा, मैं वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ जिसकी हाइट होगी इसकी हाइट के बराबर। यानी जाहिर है अगर मैं लाइन यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ले जाऊँ इसके बराबर तक, या मैं यहाँ से इस जो सर्कल का सेंटर है यहाँ से लेके एक 90 वर्टिकली अपवर्ड एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो जाहिर है ये उसके ऊपर इंटरसेक्ट करेगा मैक्सिमम के साथ। ठीक है, यानी जितना रेडियस है सर्कल का। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ, और स्टार्टिंग फ्रॉम दी सेंटर ऑफ द सर्कल, और 90 डिग्री के ऊपर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है जी।
अगर आपको मसला आ रहा हो कि आप ऐसे ऐसे आपसे हो रही लाइन आपको 90 नहीं आ रहा, तो आप शिफ्ट पकड़ लें और शिफ्ट पकड़ के रखें, तो ये अब आपको ऑर्थो मोड में ऑन हो जाएगा, तो अब ये आपको मसला नहीं करेगा। अब ये सिर्फ इस तरफ या इस तरफ प्लॉट करेगा, यानी 90 डिग्री के ऊपर ही। ठीक है, ये मैंने लाइन वर्टिकली अपवर्ड लगा दी है और अब मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ। ये मैंने लाइन ट्रिम कर दी है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये बेसिकली मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वाली लाइन मैंने दिखानी थी। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस या मिनिमम शेयर स्ट्रेस वो दोनों चले मैं वो लाइन भी लगा, चलो ज़्यादा हो जाएंगी लाइनें अगर मैं वो भी लगाऊंगा। आई थिंक दिस इज़ इनफ, यहाँ तक ही ठीक है। मैं चाहूँ तो एक और लाइन भी यहाँ लगा सकता हूँ, लेकिन दिस इज़ इनफ। शेयर के लिए आप एक तरफ लगा दें, दिस इज़ गुड, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा उसका भी, नीचे वाले का भी, सिर्फ उसका साइन डिफरेंट होगा। नीचे वाला वैसे पॉजिटिव है और ऊपर वाला नेगेटिव है, मैंने नेगेटिव वाली साइड पे लाइन लगा दी है। ठीक है, बल्कि मैं इसको आई एम सॉरी मिटाने लगा, मैं पॉजिटिव वाली साइड पे लाइन लगाता हूँ ताकि आप सॉरी मुझे ज़ीरो से नहीं, आई एम सॉरी, सेंटर ऑफ दिस सर्कल से स्टार्ट होना था, विच इज़ -15 एंड 0। और अब मैं ऑर्थो मोड में आके लाइन मैंने लगा दी है, एंटर कर दिया और अब मैं ट्रिम कर रहा हूँ इसको। ठीक हो गया। अच्छा, इसको मैं अभी इस लाइन को मैं मिटा देता हूँ 120 वाली लाइन को, क्योंकि मैं अभी इसमें सिर्फ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस शो करना चाह रहा हूँ। तो ये मैं अभी मिटा रहा हूँ आपके सामने। ऑलराइट, ये सिस्टम का ओरिजिन है और ये सर्कल का सेंटर है, इसको ज़रा ध्यान रखिए, कंफ्यूज ना कीजिएगा। कोऑर्डिनेट्स हमेशा ज़ाहिर है ओरिजिन के लिहाज से होंगे और सेंटर से आप लाइन ड्रॉ करेंगे अप टू दी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, तो वो ज़ाहिर है रेडियस के बराबर है। एनीवेज, अब मैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेफरेंस को फिर चेंज करने जा रहा हूँ ताकि मैं कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर सकूँ, ताकि मैं सही तरह से डायमेंशनिंग कर सकूँ। वरना वो डायमेंशनिंग मैं करूँगा तो वो उल्टा लिखेगा उसको। ठीक है, जैसे शीशे में नज़र आता है, मिरर इमेज नज़र आएगा आपको। ओरिजिन मेरा वही है 0 0 और x मेरा ये है, और अब मैं अपना y ऊपर की तरफ रख रहा हूँ ताकि मैं अपनी डायमेंशंस कर सकूँ। ठीक है, टेम्परेरीली अब आपको कोऑर्डिनेट्स अब शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन आपने अब कोऑर्डिनेट्स के बारे में परेशान नहीं होना। अब देखें, अब ये आपको प्लस साइड बता रहा है शेयर की। बस जस्ट डोंट वरी अबाउट दिस, मैंने इसलिए टेम्परेरीली चेंज किया, मैं वापस रिवर्ट कर दूंगा आफ्टर आई कंप्लीट माई डायमेंशंस। ठीक है, अब मैं डायमेंशनिंग करने जा रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है ये कितना है, और ये वाला प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना है, और ये जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है ये कितना है। तो मैं डायमेंशनिंग में जा रहा हूँ और इस दफ़ा मैं लीनियर सेलेक्ट करूँगा, और अब मैं फर्स्ट पॉइंट, आई एम सॉरी मैंने रेडियस को उठा लिया, मैं वापस जा रहा हूँ। लीनियर फर्स्ट पॉइंट मेरा ओरिजिन, और सेकंड पॉइंट ये वाला जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग है। ठीक, और अब आप देखेंगे कि मैं इसको यहीं पे मैं कर देता हूँ शो, एंटर। क्या हुआ इसको? शो नहीं हुआ ये। शो नहीं हुआ? ओके, लेट मी रीट्राई। लीनियर, ओरिजिन, और ये ऊपर वाली साइड पे शो हो गया। ये अब जरा देखिएगा क्या क्या वैल्यू है, 54.64, और ये वही वैल्यू है जो हमने यहाँ पे निकाली थी। अच्छा, इसका एंगल कितना है, यानी
इस लाइन का एंगल विद रिस्पेक्ट टू आवर रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो मैं अब एंगुलर डायमेंशंस में जाऊंगा। एंगल, ये फर्स्ट लाइन है और ये मेरी सेकेंड लाइन है। अगर ये मुझे लाइन सिलेक्ट करने दे, ठीक है। मुझे इस तरह नहीं चाहिए भाई, मुझे इस तरह दिखा दो ये ऐसे। लेकिन ये क्लॉकवाइज जा रहा है, मुझे इस तरह भी नहीं चाहिए। मुझे हाउ शुड आई डू दिस? 21। अच्छा, ये एंगल असल में ना 180 से ऊपर नहीं बताता ऑटोकैड, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। तो जो शॉर्टेस्ट बनता हो वो ये दिखाता है। तो मैं बेहतर है फिर ये वाला एंगल शो कर देता हूँ। बल्कि इसको मैं लेबल ही नहीं करता, मैं इस दूसरे वाले को लेबल कर देता हूँ। यानी मैं लेबल कर देता हूँ जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, इसको लेबल कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का, सॉरी यहाँ तक का एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल, ये छोटा एंगल है। ज़ाहिर है अगर ये 21 डिग्री है तो मैं अगर 180 डिग्री और आगे जाऊँगा तो इसका मतलब है कि ये जस्ट 180 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 201 डिग्री जो आपको एंगल बनेगा। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, अब देखिएगा यही एंगल हमने यहाँ भी कैलकुलेट किए थे। अच्छा, मैं पहले ये लाइन दूसरी लाइन की भी डायमेंशनिंग कर दूँ, लीनियर, और यहाँ से लेके, ये ध्यान रखिएगा आपने सेंटर ऑफ द सर्कल से नहीं, क्योंकि आप ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मुझे ओरिजिन के लिहाज से चाहिए। तो मैं यहाँ से लेके ये इसके एंड पॉइंट तक जाऊँगा और इसको मैं इधर शो कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप पहले मैंने एंटर दबाया था, मैं एंटर नहीं दबाऊंगा, मैं राइट क्लिक करूँगा, ठीक है। मैंने राइट क्लिक किया तो ये मुझे इसने यहाँ पे जहाँ पे मैं डायमेंशन लिखना चाह रहा था वहाँ पे उसने लिख दिया डायमेंशन। ठीक हो गया? क्लियर है? और जस्ट फॉर योर कंफर्मेशन, ये 84.6 ये माइनस ज़ाहिर इसलिए कि ये दूसरी साइड के ऊपर है, लेकिन डायमेंशन में तो ये ज़ाहिर माइनस नहीं लिखा हुआ है, वो हमें पता है कि हमने लेफ्ट साइड पे इसको प्लॉट किया तो ये -84.64 है। ठीक हो गया? जी सर। तो ये मैंने इसको शो कर दिया। अब मैं शेयर को शो कर लूँगा। अगेन मैं एंगुलर, पहले मैं उसका मैग्नीट्यूड शो कर दूंगा कि वो है कितना। फॉर दैट मैं लीनियर डायमेंशनिंग में जाऊंगा और अगेन सॉरी, अच्छा अब मैं चाहे अब मैंने असल में तो ये यहाँ से लेके इस मैक्सिमम के सीध में जो लाइन बनती थी वहाँ तक था, लेकिन मैं इसको यहाँ पे शो कर चुका हूँ, तो मैंने इसको इस लाइन को अब मैं ज़ाहिर है इसकी डायमेंशनिंग करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको मैं यहाँ शो कर देता हूँ क्योंकि दूसरी साइड से मैंने इसका एंगल भी शो करना है। वो खुद ही उधर ले गया, चले इट्स ओके। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड भी तेरा देखिएगा 69.64, और ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट, आई एम सॉरी यहाँ पे नहीं किया कैलकुलेट, ये मैंने अलग से शीट है इसके ऊपर कैलकुलेट किया था, टाइमेक्स 69.64। ठीक है, आपने असाइनमेंट के अंदर ये कैलकुलेशंस की होंगी। नेक्स्ट में एंगल चाह रहा हूँ कि एंगल मुझे पता चल जाए इस रेफरेंस एक्सिस से। ये देखिएगा एंगुलर, और ये मैंने सिलेक्ट किया रेफरेंस लाइन को, CA लाइन को, और अब मैं मैक्सिमम शियर्स वाले उसको मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये 101 डिग्री का, सॉरी ये मुझे इसने बाहर दिखा दिया, मैं बाहर नहीं दिखाना चाह रहा। एंगुलर, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, और ये ठीक हो गया 111 डिग्री। और ये मैंने जो एक्सेल शीट में कैलकुलेट किया है उसका डबल है। बाकी दूसरे एंगल्स भी आपको नज़र आ गए होंगे कि वो उसका डबल है। ये 21 डिग्री और 201 डिग्री, ये भी हमारे जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस की थी
यानी आपको नज़र आ रहा है यहाँ यहीं पर ही आपको नज़र आ रहा है 21 डिग्री और 201.3 डिग्री, उसका उसी का हाफ हमने किया था। तो ये हमें हाफ नहीं बताता, ये पूरा एंगल बता रहा होता है, यानी उसका डबल, ओरिजिनल एंगल का डबल बता रहा होता है। ठीक, जी सर। और ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये दोनों में काउंटर क्लॉकवाइज 21 डिग्री भी और 201 डिग्री भी। ठीक है, यानी इसका हाफ। अच्छा, इसी तरह से ये भी मैं काउंटर क्लॉकवाइज आया हूँ और ये भी मेरा एंगल पॉजिटिव वाला था। ये आपको क्लियर हो गया? जी सर। ये आपने जब आखिर में फिर दोबारा से अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपने चेंज कर देना है। एक्स एक्सिस इस तरफ और वाई एक्सिस इस तरफ। ठीक है, अब देखिएगा वो डायमेंशनिंग भी ठीक है और हर चीज़ अब जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ उस तरह से हो गई है। हो गया? जी सर। ये सारा कुछ मैंने प्लॉट किया है बाय यूजिंग दीज कोऑर्डिनेट्स। ये सारे कोऑर्डिनेट्स अलग से कैलकुलेट किए, फिर जाके मैंने इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट किया, तब जाके ये सर्कल बना। अच्छा, अब मैं आपको इसका अच्छा, ये तो मैंने ग्राफिकली प्लॉट करके आपको दिखाया ना कि ये सर्कल बनता है अगर हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करें, ऐसे ही है, ग्राफिकली प्लॉट करके दिखाया। अगर मैं मैथमेटिकली इसको प्रूव करना चाहूँ कि ये वाकई एक सर्कल होता है और उसी के अंदर हम ये प्रूव करेंगे कि इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और इसके रेडियस कितना होगा। जाहिर है एक सर्कल को प्लॉट करने के लिए हमें उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और उसका रेडियस कितना है वो उसका रेडियस चाहिए ना। तो ये चीज़ अभी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि मोहर सर्कल जो स्ट्रेस के लिए हम प्लॉट करते हैं उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और उसका रेडियस कितना होता है। उसके लिए ये बुक से, बस मैं बुक से सिर्फ आपको ये चीज़ समझाने लगा हूँ। ठीक, बुक मैं सिर्फ इसलिए खोल रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैंने आपको वहाँ बता दी हैं। अच्छा, आपको इक्वेशंस अगर याद हैं उसकी जो प्लेन्स, ये वाली इक्वेशंस हमने डिराइव की थी, मुझे पता है आपको समझ आ गई मैं किन इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ, बट जस्ट टू बी क्लियर इसके अंदर है। हाँ जी, ये इक्वेशन, इन इक्वेशन को हम इस तरह से रीराइट करने जा रहे हैं कि इस टर्म को हम लेफ्ट साइड पे लिख दिया और बाकी दोनों सेट ऑफ इक्वेशंस को एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। क्लियर? जी सर। अब मैं इन दो इक्वेशंस में से थीटा को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं। ठीक है, थीटा को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं। अगर मैं थीटा को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं तो इसका आपको जो तरीका अच्छा लगता है उस तरह से कर लें। एक तरीका इसका यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे आप स्क्वायर ईच इक्वेशन, इस साइड को भी स्क्वायर, इस साइड को भी स्क्वायर, इसी तरह इस साइड को स्क्वायर, इस साइड को भी स्क्वायर। ये करने के बाद दोनों इक्वेशन को अब अगर आप ऐड कर दें, अब ये मैथमेटिक्स है, ये फिर आपको मैं असाइन करूंगा, लेकिन अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आपने किया क्या है, ये करना क्या है। इस इक्वेशन को भी स्क्वायर किया, इसको भी स्क्वायर किया, इस इक्वेशन को दोनों साइड को स्क्वायर किया, एंड देन यू स्टार्ट एडिंग दोस टू इक्वेशंस, दिस विल बी द रिजल्ट। ये जो आपको नजर आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है किसी को इस स्टेप तक? नो सर। अब थीटा एलिमिनेट हो गया और मुझे रिलेशनशिप चाहिए बिटवीन सिग्मा एक्स प्राइम एंड टा एक्स प्राइम वाई प्राइम, और बाकी जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टा एक्स वाई ये चूंकि कांस्टेंट्स हैं तो इनको मैं अलग से एक, देखो ये राइट हैंड साइड पे जो कुछ नजर आ रहा है, राइट हैंड साइड पे ये कांस्टेंट वैल्यूज है ना फॉर अ गिवन सिचुएशन, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टा एक्स वाई, ऐसे ही है। और इसी तरह लेफ्ट साइड पे ये जो टर्म है इसको अगर मैं सिग्मा एवरेज का नाम दे दूं, है ये भी कांस्टेंट, लेकिन मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसको नाम दे दिया सिग्मा एवरेज। तो मैं इसी इक्वेशन को दोबारा यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूं
सिग्मा एक्स प्राइम को एज इट इज लिखा, और इस टर्म को मैंने कहा सिग्मा एवरेज, और बाकी उसी तरह से ये स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर लिख दिया, प्लस टा एक्स प्राइम वाई प्राइम का स्क्वायर, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, और इस पूरी टर्म को एक नाम दे दिया आर स्क्वायर, खाली आर नहीं, आर स्क्वायर का नाम दे दिया। जाहिर है अब ये जहां मैं आर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं उसी से आपको पता चल रहा है कि आर स्क्वायर इसके बराबर है। तो अगर आर स्क्वायर इसके बराबर है इसका मतलब आर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ दिस होगा। जी सर। और सिग्मा एवरेज जो है वो जाहिर है मैंने डिफाइन इसी तरह किया था कि सिग्मा एवरेज ऑफ सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। तो ये जो इक्वेशन बन गई है सिग्मा एक्स प्राइम माइनस सिग्मा एवरेज का स्क्वायर प्लस टा एक्स प्राइम वाई प्राइम स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन है कि नहीं है? जी सर। सर्कल की आपको इस तरह वाली इक्वेशन तो याद होगी ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन ये वो सर्कल है जिसका ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन के साथ कॉन्साइड करता हो, उसकी इक्वेशन तो ये है। यस सर। लेकिन अगर उसका लेकिन अगर इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई हो x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं a0। ठीक है, जी सर। एग्री करते हैं? यस सर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर, इक्वल टू लेट से आर की मैं कोई वैल्यू लिख देता हूँ, लेट से 10 स्क्वायर। ठीक है, और मैं अगर इसको ऐड करना, अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ जस्ट टू रीइंफोर्स इट, इसका जो सेंटर है ये यहाँ पर अगर आप देख सकें ये सेंटर थोड़ा सा राइटवर्ड आ गया ना इसका, जी सर। और उसके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 3 और 0 हैं। जी। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि अगर इक्वेशन इस तरह से लिखी होगी, अब मैं x की जगह पे लिख रहा हूँ, ये x की जगह पे लिख रहा हूँ सिग्मा एक्स प्राइम, और जहां आपको ये चीज 3 नजर आ रही है उसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ सिग्मा एवरेज, और फिर उसी तरह स्क्वायर कर रहा हूँ, बाकी उसी तरह प्लस जहां आपको y नजर आ रहा है उसकी जगह मैं लिख रहा हूँ टा एक्स प्राइम वाई प्राइम स्क्वायर, और जहां आपको 10 नजर आ रहा है वहां पे मैं जनरली r लिख रहा हूँ स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा कि इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सिग्मा एवरेज और 0। जैसे उसके कोऑर्डिनेट्स a0, ये 3 0 थे, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स सिग्मा एवरेज और 0। यानी ये जो मोहर सर्कल है इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, और इसका रेडियस जो ऊपर आपको इक्वेशन नजर आई थी, ये इक्वेशन के अंदर भी नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी देता हूँ, सिग्मा एक्स
माइनस सिग्मा वाई बाई 2 स्क्वायर प्लस प्लस है टा एक्स वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक हो गया। तो ये है वो चीज जो हमें चाहिए एक सर्कल को प्लॉट करने के लिए। ठीक है। जी सर। मेरे पास डेटा गिवन है इस तरह से कि सिग्मा एक्स है -80 मेगापास्कल, सिग्मा वाई है 50 मेगापास्कल और टा एक्स वाई है -25 मेगापास्कल। तो मैं अपने मोर सर्कल के कोऑर्डिनेट्स को अगर लोकेट करना चाहूँ तो मैं ऐसे लोकेट कर सकता हूँ सिग्मा एवरेज 0, और मैं ऐसे लिख सकता हूँ एवरेज कैसे निकालूंगा अब -80 + 50/2 और 0। तो इसका सम बन जाएगा -30 और डिवाइडेड 2 करूंगा तो -15। ठीक है। अभी इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये है जो मैं आपको कह रहा था कि मैं बाद में आपको बताऊंगा, जो मैं हर दफ़ा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स -15 0 पुट करता था यहाँ पे। अगर आपको ये कोऑर्डिनेट्स नज़र आ रहे हो तो उसकी ये वजह थी। ठीक है। मैं इस तरह कैलकुलेट मैं पहले से, अब ज़ाहिर मुझे तो ये पता था लेकिन मैं आपको बाद में बताना था कि मैं कैसे इसको लोकेट कर रहा हूँ। तो ये अब मैंने आपको बता दी जो मैं आपको कह रहा था बार बार कि मैं बताऊंगा। ठीक है जी। सेंटर इस तरह से लोकेट किया था मैंने। और अगर आर इसका देखना हो कि कितना है, आल दो ठीक है, आर अगर देखना हो तो आप इस फार्मूले में पुट कर दें ये वैल्यूज इस फार्मूले में, और आपके पास आर आ जाएगा। तो इसका जो आर है उसकी वैल्यू बनती है 69.64 मेगापास्कल। और हमें अभी पता चल चुका है कि इसका जो टाम एक्स है उसका फार्मूला भी यही है जो आपको आर नजर आ रहा है। तो टाम एक्स इज इक्वल आर। और अगर आप मिन डालना चाहें तो ऐसे +- आर आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है। और सिग्मा मैक्स और मिन इसका जो फार्मूला था आपने इसको डिराइव कर लिया होगा। ठीक है। अगर मैं आपको फार्मूला दिखाऊं, ये फार्मूला, इस फार्मूले के अंदर आपको क्या ये क्या अभी जो हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर दी है इसको मैं सिग्मा एवरेज कह सकता हूं। जी सर। तो लेट मी कॉपी दिस डाउन। तो इसी फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सिग्मा एवरेज प्लस माइनस, ये क्या चीज है पूरा, सॉरी और है ये। आर आर है, ये सर, ऊपर आर हमने इसी को स्क्वायर है। आर कहा है ना, जी जो सर। आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब है सिग्मा एवरेज प्लस माइनस आर लिख सकता हूं। इसका मतलब है सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा एवरेज प्लस आर एंड सिग्मा मिन इज इक्वल टू सिग्मा एवरेज माइनस आर। और ये सिग्मा एवरेज की वैल्यू आपने विद साइन पुट करनी है, जो भी इसका साइन, जैसे -15 बन रहा है इस केस में तो आप -15 पुट करेंगे। ठीक है। -15 और प्लस आर जो है वो 69.64। इसी तरह से ये -15 ऐसे, ये जो है -15 -69.64। ठीक है। तो ये आपके पास वही जो आंसर आता है 54 पॉइंट समथिंग, ये जो वैल्यू है 54.64 और -84.64। लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता कि इनके एंगल्स क्या हैं। ठीक है।
अच्छा ये तो है ना, मतलब कि ये तो वही इक्वेशन बेसिकली मैंने यूज कर ली है ना, ये यहाँ पे ये तो वही इक्वेशन मैंने यूज कर ली है जो मैंने पहले डिराइव की हुई है ये वाली। ग्राफिकली ग्राफिकली आपको बस सर्कल प्लॉट करना है और उसके कोऑर्डिनेट्स रीड करने हैं और उसके एंगल रीड करना है। ऑटो कैड पे प्लॉट करेंगे तो आपको हर चीज, जब एक दफा सर्कल प्लॉट हो गया तो हर चीज आपके फिंगर टिप्स के ऊपर आ गई है। आप जिस चीज के मर्जी कोऑर्डिनेट्स देखना चाहें, जिस चीज के मर्जी एंगल देखना चाहें। अगर आपने पेपर पे किया होगा, हाथ से किया होगा, तो फिर आप इसको जाहिर है हर दफा समझ रहे हैं ना आप, मैनुअली आप हर चीज को कर रहे होंगे। फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री, अगर आप ग्राफ ग्राफ शीट के ऊपर कर रहे होंगे, ग्राफ पेपर के ऊपर, तो फिर तो कुछ इसी तरह का कुछ ना कुछ इस तरह का सीन बन जाएगा, यानी आप प्लॉट एटलीस्ट कर सकेंगे। आल दो कि वो थोड़ा सा आपको वो कंपस चाहिए होगा प्लॉट करने के लिए, लेकिन एटलीस्ट आप प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन अगेन वो हर दफ़ा आपको कोऑर्डिनेट से रीड करने में मसला होगा। डब्बे आप गिनेंगे, एंगल के लिए आपको वो डी टाइप कोई चीज़ चाहिए होगी, तो प्रोटेक्टर जो है, तो मतलब कि वो ज़ाहिर है मुश्किल काम है। अब ज़ाहिर है एग्ज़ाम के अंदर तो आपके पास आटो कैड तो नहीं होगा, अगर आपका कैंपस के ऊपर एग्ज़ाम अल्लाह करे हो, तो फिर ज़ाहिर है उसमें तो आपको मजबूरी है ग्राफ शीट के ऊपर प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। लेकिन जहाँ तक क्विज़ेस का ताल्लुक है, जो कि ऑनलाइन, पॉसिबली मैं ऑनलाइन ही लेने लगा हूँ क्विज़ आपका, तो क्विज़ के अंदर मैं आपको आटो कैड पे ड्रॉ करने का कहूँगा, नो मैनुअल शीट्स। ठीक है जी। और ऑफ कोर्स असाइनमेंट्स के अंदर भी जी सर। मतलब ऑटोकैड सिर्फ इसलिए तो नहीं है ना कि एक कोर्स है जिसका नाम है पता नहीं CCNG करके, और उसमें ऑटोकैड का नाम सुन लिया और इंस्टॉल करना देख लिया और दो चार कमांडें सीख ली। असल में तो पर्पज़ है कि आपने जो सीखा है उसको आप अप्लाई करें। और सॉफ्टवेयर कभी ऐसा नहीं सीखा जाता कि मैं आपको मतलब कहूँ कि ये ऑटोकैड की क्लास है और मैं आपको कहूँ कि आज हम लाइन ड्रॉ करना सीखते हैं, आज सर्कल ड्रॉ करना सीखते हैं। हमेशा जब भी कोई सॉफ्टवेयर बंदा सीखता है, किसी ज़रूरत के तहत सीखता है। और उस वक्त सीखता है जब वो काम मैनुअली करना मुश्किल हो। आपने अगर एक्सेल सीखा है तो आपको पता होगा कि अगर यही कैलकुलेशन मैंने हाथ से करनी हो तो कैसे करूँगा इतनी सारी कैलकुलेशन। फिर प्लॉट करते हुए कितना टाइम लगेगा इसको, ये ग्राफ अगर मैंने मैनुअली प्लॉट करने हो तो मेरा सॉफ्टवेयर सिखाने का जो साइड ऑब्जेक्टिव है वो मैं इसी तरह मीट करता हूँ कि मैं आपको उस सॉफ्टवेयर पे काम देता हूँ। अगर आपको उस सॉफ्टवेयर पे काम करना आ गया तो आपको सॉफ्टवेयर आता है। अगर आपको कमांडों के नाम पता है, कमांडों के शॉर्टकट्स पता है और आप उससे कोई काम नहीं कर सकते, तो आपको सॉफ्टवेयर नहीं आ रहा। सॉफ्टवेयर आने का मतलब है आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली मैथ कैट, यस सर। मैथ कैट के अंदर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो आपको आता है। अगर आपको मैथ कैट की कमांडें पता है, आपको उसकी फॉर्मेटिंग पता है, आपने नाम सुना हुआ है, लेकिन आपको उससे प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता तो आपको नहीं आता। आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आपको आता है। ठीक है। सेम गोज फॉर एक्सेल। तो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर अभी एक चीज़ सिर्फ मैंने आपको बतानी है कि अगर ये तो मैंने प्लॉट किया पॉइंट्स को, यानी ये सर्कल, अभी मैं आपके सामने एक सर्कल प्लॉट करूंगा जिसके मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स डालूंगा और रेडियस एंटर करूंगा और ये वो यही वाला सर्कल प्लॉट हो जाएगा। अभी देखिएगा ये मैं करता हूँ आपके सामने। अ, मैं सर्कल में जाऊंगा, डिफरेंट मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं सेंटर और रेडियस वाला ऑप्शन यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, सेंटर और रेडियस वाला ऑप्शन। मैंने वो ऑप्शन क्लिक किया तो मुझे कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, और सेंटर पॉइंट मैं अभी ये कैलकुलेट कर चुका हूँ। ये काम आपको पहले से कैलकुलेट करके रखना है। ये एक चीज़ है जो आपको कैलकुलेट करनी होगी, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस। C-15 0। ठीक है, सो मैं लिख रहा हूँ -15 और 0। ठीक है, ये सर्कल लोकेट हो गया। अब आप देख रहे हैं वो मेरा ये सर्कल के ऊपर वो ड्राफ्ट जो सर्कल है जो बनने वाला है वो आने शुरू हो गया। और ये आपको रेडियस नज़र आ रहा है इस वक्त जो चेंज होता हुआ वैल्यू है। ठीक है, यहाँ आके ये वैल्यू कितनी हो गई है,
-80 और 25 सर। नहीं, इसको देखें, जो ब्लू ब्लू बैकग्राउंड में जो वाइट वैल्यू चेंज हो रही है, अब मैं असल में उसको पकड़ नहीं सकता, ये 69 कि मैं जहाँ चाहता हूँ वो मुझसे आगे ही जाता है। ये सर्कल के ये जो आपको ब्लू बैकग्राउंड में नजर आ रहा है, वाइट लिखा हुआ, लेकिन जी सर। ये क्या लिखी हुई वैल्यू अभी? 69.6। 69.6। ये इसका रेडियस है, ठीक है, जो सर्कल के रेडियस में डालने लगा हूँ। तो मैं अप्रॉक्सीमेट डालने के बजाय जो मैंने कैलकुलेट किया है वो वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी एक्सेल शीट से कॉपी कर रहा हूँ ये वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, एंटर करता हूँ बल्कि, ठीक है। उसको मैंने एंटर किया, वो सर्कल प्लॉट हो गया। वो सर्कल उस पिच पहले वाले सर्कल के ऊपर कॉन्साइड हो गया। एग्री? आपको दो सर्कल इसलिए नहीं नजर आ रहे कि वो पिछला वाला सर्कल इस सर्कल के ऊपर कॉन्साइड हो गया। डिड यू गेट दिस पॉइंट? यस सर। तो इसका मतलब है कि जो जो पहला वाला सर्कल मैंने ड्रॉ किया था बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट्स इंपोर्टेड फ्रॉम एक्सेल, कॉन्केटिनेट का फंक्शन यूज करके, यहाँ से, उसके बजाय मैं सिर्फ एक काम अगर करता कि मैं सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और उसके रेडियस को कैलकुलेट कर लेता, तो मैं ये पूरा सर्कल इस तरह से भी प्लॉट कर सकता था। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अभी यस सर। बाकी आपने इसमें खुद कर देना, यहाँ पे टेक्स्ट एंटर कर देना, ए लिख देना, यहाँ पे टेक्स्ट एंटर करके जो भी कोई नाम सूटेबल आप समझते हैं दे दीजिएगा, कोई पॉइंट्स के नाम देना चाहें दे दें, ताकि इस पॉइंट के पॉइंट, क्योंकि ये लाइन आपने लगाई हुई है ताकि आप इस लाइन को मार्क कर सकें, ठीक है। आप अभी मैं सिर्फ बुक के अंदर जो है ना, वो ज़ाहिर है बुक वाला तो ऑटो कैड के हिसाब से कोई बात नहीं कर रहा, वो तो मैनुअली जो है उस तरह से बात कर रहा है। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ ताकि आप बुक जब पढ़ें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। बाकी मैंने आपको ये पढ़ा दिया टॉपिक में, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि बुक में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बुक में वही डेरिवेशन तक तो मैंने आपको करवा दिया। ये आप बाद में रीड कर लीजिएगा, मैंने आपको पढ़ा दिया ये, ठीक है। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है जिसके कोऑर्डिनेट्स सिग्मा एवरेज, ये नज़र आ रहा है आपको, ये कोऑर्डिनेट सिग्मा एवरेज और दूसरा ज़ीरो, ठीक है। ये सिग्मा ऑन द राइट पॉजिटिव और टा ऑन द डाउनवर्ड साइड पॉजिटिव, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि ये जो सॉरी, इसमें ए पॉइंट मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ए पॉइंट शो किया गया हो। अगर मैं ये देखिएगा इसको, ये ए पॉइंट जिसको रेफरेंस पॉइंट माना गया था, तो आप यहाँ से 2 थीटा जाएंगे तो आप यहाँ पे थीटा यानी थीटा जा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ से 180 जाएंगे तो यहाँ 90 जाएंगे, सेम सेंस में, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है जी। बाकी ये आप लेबलिंग देख लीजिएगा। ये ए के साथ आप थीटा इक्वल टू 0 जैसे नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वही सिग्मा एक्स और टा एक्स वाई हैं। जी पॉइंट उसके अपोजिट वाला पॉइंट है, ये बेसिकली इस प्लेन के सुपर स्ट्रेसेस बता रहा है, तो दिस इज सिग्मा वाई, ये वाला। और ये माइनस टा एक्स वाई, क्योंकि ये फिर आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। अगर आप इस प्लेन को देखेंगे ना, तो इसका एक्स प्राइम ये बनेगा, वाई प्राइम ये बनेगा ना, पॉजिटिव वाई प्राइम इस प्लेन का, आउटवर्ड नॉर्मल ये, और यहाँ से 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज है तो वाई प्राइम आता है ना। तो ये चूंकि इसके अपोजिट डायरेक्टेड है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन लिखा हुआ है। और ये है भी जाहिर है कि ऑन द हमारा पॉजिटिव डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड है, तो इसके साथ नेगेटिव साइन इसलिए लिखा हुआ है। बस आई थिंक इसमें और तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है। बाकी ये किताब आप रीड करना चाहें रीड करते हैं, मैंने आपको वहाँ से सारा कुछ बता दिया है। अल्टीमेटली आपने सोल्यूशन इस तरह से लिखना है, एलिमेंट ड्रॉ करके, ठीक है। सर ये जो वैल्यूज है एलिमेंट की वो मोहर सर्कल से लेनी है हाँ, अगर इस तरह के है? मोर सर्कल से।
अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो मुझे बुक के अंदर मैंने देख रहा हूँ, लेकिन मतलब मुझे पसंद नहीं है इस तरह से करना। ये एम एक्स्ट्रा काम बन जाता है, या एक समझ लें कि एक ही चीज़ को जो दूसरी तरीके से हो सकती है उसको खामखा एक मुश्किल तरीके से करने का। मसलन वो इसके अंदर जो है ना, फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगा लगा के एंगल्स निकाल रहा है, tan इनवर्स ऑफ दिस। जो आप चूंकि ऑटोकैड पे कर रहे हैं तो आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप एग्ज़ाम के लिए सीखना चाहते हैं तो बेसिक, थोड़ी सी बेसिक प्रैक्टिस करना चाहें तो कर दें इसकी, लेकिन आप एग्ज़ाम में मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ कि आप ग्राफ शीट लेकर आएँ, उसके ऊपर टू द स्केल ड्रॉ करें सर्कल। आपके पास कंपास होना चाहिए, आपके पास प्रोट्रैक्टर होना चाहिए कि आप एंगल मेजर कर सकें, ठीक है। प्रोट्रैक्टर वो जो प्लास्टिक जो ट्रांसपेरेंट वाला होता है जिसके अंदर आप, पता है ना, प्रोट्रैक्टर तो आपने यूज़ किया होगा बचपन में, और हो सकता है ड्राइंग में भी यूज़ किया हो, ठीक है, जिससे हम एंगल लगाते हैं। यस सर। मतलब मैं अगर आपको कहूँ कि ये वाला एंगल प्रोट्रैक्टर से मेजर करना है तो आप अपना वो इस तरह सेट कर देंगे डी इस तरह से, और ये वाला एंगल आप वहाँ से अंदाजे से, वो थोड़ा सा ज़ाहिर अप्रॉक्सीमेट होगा, लेकिन मैं उसमें फिर आपको ज़्यादा सख्ती ज़ाहिर मैं नहीं करूँगा। मैं आपसे जितनी के होनी चाहिए एक्यूरेसी एक्सपेक्टेशन, उतनी एक्सपेक्टेशन रखूँगा। यस सर। आपने आपने करना इसको मैथ कैड पे है, यानी आपकी मेन जो सोल्यूशन है वो मैथ कैड के ऊपर होगा, और मैथ कैड के अंदर आप इस सर्कल को कंप्लीट और उसको लेबल करने के बाद इसका इस तरह से स्क्रीनशॉट लेके इस सर्कल का, जिसमें पूरा सर्कल आ रहा हो, अ, वो आपने अ, उसमें लगाना है, मैथ कैड की फाइल में लगाना है। और ऑटो कैड की फाइल आप एज बैकअप जो है उसके साथ अपलोड करेंगे अपने वर्क के अंदर। ओके सर। ओके। क्लियर हो गया? यानी आपकी ओके सर। प्रेजेंटेशन मेरे पास मैथ कैड फाइल के मैं अंदर होगी। ये जो आप ऑटो कैड की फाइल जमा कराएंगे, ये मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि आपने जो किया है वो कैसे किया है, और लाइक आई जस्ट वांट टू सी कि आपने ऑटो कैड पे बना के उसको स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है। और आपने अपनी असाइनमेंट के अंदर जो स्क्रीनशॉट लेनी लेनी है वो आपको